के ऊपर को हम बोलते हैं छत्तीसगढ़, जहां हम लोग रहते हैं। ये रायपुर बिलासपुर एक्चुअल में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ भले ही राज्य का मतलब आज बस्तर और अंबिकापुर दोनों शामिल है, लेकिन इतिहास में आपका बस्तर और सरगुजा कभी आपका छत्तीसगढ़ का भाग नहीं था। छत्तीसगढ़ से आशा है हमारे रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर से है एक्चुअल में। तो ये जो छत्तीसगढ़ वाला मिडिल भाग है, यहाँ पर वाकाटक लोग शासन कर रहे थे। वाकाटक लोग, वाकाटक शासकों में नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन दो बाप बेटे थे। और व्याघ्र अपना इसी समय, जिस समय बस्तर में नल वंश था, उसी समय हमारे छत्तीसगढ़ में आपका वाकाटक थे, और उसी समय भारत में गुप्त थे। गुप्त राजाओं में समुद्रगुप्त था। 335 से 375 एडी। गुप्त पढ़ाऊंगा तुम लोगों को मैं, वाकाटक भी पढ़ेंगे अपन। अभी जो कहानी बता रहा हूं उसको जोड़िए, जब उधर पढ़ेंगे तो नल फील आएगा। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त 4वीं शताब्दी में था। जिस समय गुप्त शासक समुद्रगुप्त था, उसी समय छत्तीसगढ़ के शासक, छत्तीसगढ़ माने कौशल, कौशल प्रदेश के राजा महेंद्र सेन थे, ये अपना वाकाटक वंश के। और उसी समय नल वंश के राजा व्याघ्रराज थे। समुद्रगुप्त तो आपका दक्षिण भारत को जीतने के लिए जब अभियान किया, तब उसको हमारे छत्तीसगढ़ के रास्ते से गुजरना पड़ा। जब दक्षिण भारत को जाते समय रास्ते में उसका सामना हुआ वाकाटक वंश के राजा महेंद्र सेन से और नल वंश के शासक व्याघ्रराज से, और दोनों को हराया। वो महेंद्र सेन भी हारा और व्याघ्रराज भी हारा। मैं अपना समुद्रगुप्त के बारे में आपका जो भी उन्होंने विजय हासिल किया, जो भी अभियान किया, सारे बातों की जानकारी उन्हीं के दरबार के दरबारी कवि हरिसेन ने आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के रूप में वर्णित किया है। प्रयाग, इलाहाबाद जो आज हम बोलते हैं प्रयाग, वहां से प्रशस्ति गुणगान करने वाला हमको एक इंस्क्रिप्शन अभिलेख मिला है, जिसको हम समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बोलते हैं। एक आपका अपना पत्थर में जैसे शिलालेख होता है, वैसे एक अभिलेख मिला है, जिसमें हमको कौशल नरेश, महेंद्र सेन और नल वंश के शासक, उस समय बस्तर को महाकांतार बोलते थे। जिस समय नल राजा बस्तर में शासन करते थे, उस समय बस्तर का नाम बस्तर नहीं था, महाकांतार था। कांतार का मतलब होता है जंगल, महाकांतार माने घोर जंगल। तो महाकांतार के शासक, नल वंश के शासक व्याघ्रराज और कौशल, कौशल माने आज जो हम जिसको छत्तीसगढ़ बोलते हैं, इस छत्तीसगढ़ को आपका वाकाटक और गुप्त काल में कौशल के नाम से जानते थे। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त के अपना दक्षिण अभियान के समय समुद्रगुप्त ने आपका कौशल नरेश महेंद्र सेन और नल वंश के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया था। ओके, संभवतः इस आमना सामना में नल वंश के शासक व्याघ्रराज की हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गया था। क्योंकि जब हम भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त इतिहास को पढ़ते हैं, तो समुद्रगुप्त ने आपका अपने विजय अभियानों के परिप्रेक्ष्य में उस समय राजा लोग जो भी आपका कोई कार्य करते थे, उसके एवज में सिक्का वगैरह जारी करते थे। तो व्याघ्रराज के सिक्कों में से हमको एक सिक्का मिलता है व्याघ्रहंता।
समुद्रगुप्त ने व्याघ्रहंता, हंता का मतलब होता है हत्या करना, व्याघ्रहंता सिक्का चलाया था। हालांकि इतिहास में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि समुद्रगुप्त ने व्याघ्रराज को मारने के एवज में इस सिक्का को जारी किया था, लेकिन इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि हो ना हो इसी कारण से जारी किया था। ओके, तो इस प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और व्याघ्रहंता सिक्का समुद्रगुप्त का इस बात को प्रमाण करता है कि बस्तर के या महाकांतार के नलवंशी शासक व्याघ्रराज थे, जो कि आपका समुद्रगुप्त के समकालीन थे और समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान से पराजित हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी बात, जिस समय महाकांतार के शासक नलवंश के शासक भवदत्त वर्मा और अर्थपति भट्टारक थे, दोनों बाप बेटे, उसी समय कौशल में वाकटक के शासक नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन दोनों बाप बेटा थे। ये आपका महाकांतार है, नलवंश है, तो जस्ट इसके ऊपर कौशल था, जहां पर आपका वाकटक नरेश नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन थे। तो जब दो राजा आमने आजू बाजू रहेंगे तो लड़ाई उनके बीच होगा, स्वाभाविक सी बात है, इसलिए उनके बीच में युद्ध हुआ था ऐसा। तो नल वंश और वाकाटक वंश के बीच काफी लंबा युद्ध का संघर्ष चला था, ये बात आपको याद रखना है। नल वंशियों की किस वंश के शासकों के साथ लंबा संघर्ष हुआ, ये प्रश्न आ चुका है। वाकाटक लोगों के साथ हुआ था और इस युद्ध में पहले भवदत्त वर्मा ने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन के आपका क्षेत्राधिकार में आक्रमण किया था और आक्रमण करके भवदत्त वर्मा ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था और पराजित करके नरेंद्र सेन की राजधानी, जिसको हम लोग आज बोलते हैं नागपुर, उस समय नागपुर का नाम नंदीवर्धन था। क्या हो गया बॉस? और एक महेंद्र सेन, तो महेंद्र सेन का संबंध प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अब वो कहानी जोड़ लेना, ये समुद्रगुप्त का है वो। ओके, जबकि भवदत्त वर्मा और अर्थपति भट्टारक, ये दोनों के भी हमको दो अभिलेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शन, दोनों उड़ीसा से मिला। जस्ट अपना आपका जगदलपुर से जब अपन नगरनार जाते हैं, नगरनार के आगे कोरापुट पड़ता है, कोरापुट के पास जयपुर रियासत था। वो जयपुर नहीं, जयपुर, जब में आई की मात्रा, वो के उड़ीसा में था। जयपुर तो आपका राजस्थान में है, लेकिन जयपुर उड़ीसा में। जब भी आप बस्तर का इतिहास पढ़ोगे जयपुर आएगा नाम, तो जयपुर का मतलब कंफ्यूज मत होना, ये राजस्थान वाला जयपुर नहीं है, उड़ीसा वाला जयपुर है। ओके, तो जयपुर रियासत के पास रिद्धिपुर, रिद्धिपुर एक जगह का नाम है। ओके, और एक जगह का नाम है केसरी बेड़ा। रिद्धिपुर, केसरी बेड़ा, ये दोनों आपका जो अपना दोनों राजा, दोनों बाप बेटे हैं, भवदत्त वर्मा और अर्थपति भट्टारक, इनके आपका इनसे संबंधित अभिलेख इन दो जगह से मिला है। उड़ीसा के जयपुर के पास, वर्तमान कोरापुट के पास रिद्धिपुर और केसरी बेड़ा अभिलेख हमको मिला है। जब रिद्धिपुर अभिलेख को हम पढ़ते हैं तो रिद्धिपुर अभिलेख में लिखे हुए जानकारी के अनुसार भवदत्त वर्मा ने वाकटक नरेश नरेंद्र सेन के आपका ऊपर आक्रमण किया था। तब उसकी राजधानी नागपुर, जिसको पहले नंदीवर्धन बोलते थे, नंदीवर्धन को जीता, नंदीवर्धन को जीत करके बिल्कुल आपका नष्ट कर दिया राजधानी को उसका, और इस प्रकार से वाकाटकों को पराजित किया था। इस बात की जानकारी हमको रिद्धिपुर अभिलेख से मिलता है। ऐसा प्रश्न यदि आपसे पूछेगा कि जानकारी कहां से मिलता है, तो आपको ध्यान रखना कहीं लिखा हुआ कोई किताब से हमको नहीं मिला है, या कोई हम खुदाई से हमको उसकी जानकारी नहीं मिली है, बल्कि हमको एक अभिलेख मिला है, जिस अभिलेख में लिखा हुआ है कि आपका भवदत्त वर्मा ने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण किया था और उसको हराया था।
तो ये कौन सी आपका अभिलेख है बोलने से? रिद्धिपुर अभिलेख। ओके, लेकिन जब आपका नरेंद्र सेन का बेटा आता है पृथ्वी सेन, तब उसने अपने शासनकाल में अपने पिता का जो अपमान हुआ था, जिस प्रकार से नंदीवर्धन को पराजित किया गया था, इसका बदला लेने के लिए भवदत्त वर्मा के बेटा अर्थपति भट्टारक के ऊपर आपका आक्रमण किया। आप बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे पिता ने आपका नंदीवर्धन को नष्ट किया था, वैसे ही आपका इसने भी नल वंश को जीता और उनकी तात्कालिक राजधानी, जिसको हम लोग आज भोपालपट्टनम बोलते हैं, जिस समय उनका नाम था पुष्करी, पुष्करी को बिल्कुल लूट डाला, नष्ट कर दिया। ये कहे कि नल वंश को इतना नुकसान पहुंचाया था कि नल वंश बिल्कुल सिकुड़ गया था। और इस बात की जानकारी हमको केसरी बेड़ा अभिलेख से मिलता है। इसलिए दोनों अभिलेख का नाम याद रखना है, रिद्धिपुर अभिलेख और केसरी बेड़ा अभिलेख। और जब स्कंद वर्मा आया, तब उसने आपका फिर से जो नल वंश ने अपनी सत्ता को गंवाया था जितने क्षेत्र में, उसको फिर जीता और फिर जीत करके नल वंश को पुनर्स्थापित किया। इसलिए स्कंद वर्मा को रीफाउंडर के नाम से जानते हैं। शिशु का आपका फाउंडर था, लेकिन रियल फाउंडर तो कौन था आपका? बराहराज। जबकि रीफाउंडर, पुनर्स्थापक कौन था आपका? स्कंद वर्मा। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उजड़ा हुआ जो आपका नल वंश था, उसको फिर से कौन बसाया? स्कंद वर्मा। इस बात की जानकारी हमको पोड़ागढ़ अभिलेख से मिलता है। वहीं पर है उड़ीसा में, रिद्धिपुर, केसरी बेड़ा, पोड़ागढ़। एक्चुअल में आपका नल वंशियों की दूसरी राजधानी था कोरापुट। पहली राजधानी भोपालपट्टनम, दूसरी राजधानी कोरापुट और तीसरी राजधानी इनका था नलबाड़ी। नलबाड़ी बोलने से कोंडा गांव के जस्ट बाजू में गांव है, आज भी है, नलबाड़ी करके एक गांव है, नलबाड़ी। तीन राजधानी। तो कुछ समय के लिए आपका कोरापुट राजधानी था। जब पुष्करी को नष्ट कर दिया था कौन? आपका अपना पृथ्वी सेन, तब वो कहां चले गए थे? आपका कोरापुट। और इसीलिए जितना अभिलेख बता रहा हूं मैं, सब कहां से मिलता है? हमको उड़ीसा से। ओके, तो ये तीनों अभिलेख के बारे में आपको जानकारी याद रखना है। यही नल वंश का सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और चौथा अभिलेख आपको याद रखना है राजिम अभिलेख, जो अभी तक पीएससी 2 बार पूछ चुका है। हमको राजिम से भी नल वंश की आपका एक अभिलेख मिला है। अब राजिम से मिला है बोलने स्वाभाविक बात है बिलास तुंग का होगा ये। अब बिलास तुंग का होगा मतलब साफ बात है कि 8वीं शताब्दी का होगा ये। इसी से हमको जानकारी मिलता है कि 700 से 740 के बीच। देखो आप लोग जब हमारी किताब पढ़ोगे, किताब में सब राजाओं का डेट दिया हुआ है, लेकिन वो सब काल्पनिक है। लेकिन ये जो डेट बता रहा हूं मैं, ये चूंकि अभिलेख में लिखा हुआ है, इसलिए गलत नहीं हो सकता है। इसलिए वो 700 से 740 का डेट एकदम आपका परफेक्ट है। इसलिए जब भी परीक्षा में पूछेगा, आपको उसी डेट को लेना है। जब हम आपको किताब में पढ़ते हैं तो 660 से लेके 700 मिलेगा आपको, बिलास तुंग का जो काल है। ओके, लेकिन उस काल को आपको भले किताब में लिस्ट में लिखा हुआ, वो आपको लेके नहीं चलना है। हमको लेके चलना है 700 टू 740, क्योंकि यही आपका जो राजिम शिलालेख मिला है, उसमें यही जानकारी लिखा हुआ है। और इसी 700 टू 740 के बीच में राजिम के राजीव लोचन मंदिर को 700 टू 800, एक बात ध्यान देना, जिस डेट पे कोई शताब्दी खत्म होता है, उसके नाम से उस शताब्दी को जानते हैं। जैसे 700 से 800, जैसे 720 रहेगा तो 7वीं शताब्दी नहीं होगा, 8वीं शताब्दी होगा। समझ गया ना? 7वीं मत मार देना। 700 से 800 का मतलब 8वीं शताब्दी।
तो 8वीं शताब्दी में विशेष याद रखना है। प्रश्न इस समय का जो होता है ना, अक्सर शताब्दी में ही पीएससी पूछ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट उसको भी नहीं पता है। इसलिए क्वेश्चन गलत करने के ना हो करके सीधा डेट देने के बजाय क्या देता है, शताब्दी। तो राजीव लोचन मंदिर 8वीं शताब्दी में बना है। बनाने वाले शासक आपका बिलासतुंग है, और इस बात की जानकारी हमको राजिम शिलालेख से मिलती है। ये 4 शिलालेख हो गया, एक तो राजिम शिलालेख हो गया, और 3 आपका रिद्धिपुर, केसरी बेड़ा और पोड़ागढ़, और एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। 5 हो गया। ये 5 अभिलेख में जो जानकारी लिखा हुआ है, यही नल वंश का सबसे बड़ा सोर्स है। इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसी 5 अभिलेख से पूछेगा। एक अभिलेख पंडिया पाथर अभिलेख भी है, लेकिन मैं छोड़ रहा हूं उसको, आप भी छोड़िए उसको। ओके, आप ये 5 अभिलेख के बारे में आपको कंठस्थ याद रखना है, किसका था और उस अभिलेख की क्या विषय वस्तु है। ये जो बिलासतुंग का आपका अभिलेख हमको राजिम अभिलेख मिला है, जिसमें राजीव लोचन मंदिर के निर्माण करने का हमको उल्लेख मिलता है, इससे साफ शब्दों में जाहिर होता है कि नलवंशी शासक भगवान विष्णु के उपासक थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव थे। वैष्णव का मतलब होता है विष्णु के उपासक, शैव का मतलब होता है शिव के उपासक। तो वैष्णव थे लोग। तो मान लीजिए प्रश्न करता है आपको कि नल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे, तो वैष्णव। और इसका प्रमाण क्या है आपका राजिम अभिलेख। राजीव लोचन भगवान विष्णु का नाम है। ओके, भले ही आपका राजिम का जो आपका अपना मेला भरता है, महाशिवरात्रि में कुलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भरता है। एक्चुअल में राजिम हमारा भगवान शिव का स्थान है, यहां पर कुलेश्वर महादेव मंदिर है। ओके, और ये जो राजिम के आसपास का क्षेत्र है, इसको पद्मलोचन क्षेत्र कहा जाता है। ओके, कमल क्षेत्र के नाम से भी अपन जानते हैं, कमल क्षेत्र कहा गया है इतिहास में। और यहाँ पर पंचकोशी महादेव के बारे में आपका हमको उल्लेख मिलता है। पंचकोशी महादेव का मतलब 5 महादेव से है, जो राजिम के आसपास आपका स्थित हैं। ओके, जिसमें से एक है आपका चंपारण का चंपकेश्वर महादेव, बताया था आप लोगों को। ओके, दूसरा आपका अपना फिंगेश्वर, फिंगेश्वर का फणिकेश्वर महादेव। तीसरा बाजू में बताया था कोपरा, कोपरा का कुपेश्वर महादेव। 3 तो ऐसे हो गए। ओके, ये 3। और चौथा पटेवा, पटेश्वर महादेव। और 5वां बावनेश्वर या बमनेश्वर, दोनों बोलते हैं, बावनेश्वर या बमनेश्वर महादेव। ये 5 महादेव का जनवरी जो अपना अपना माघ फागुन के महीना होता है, माघ फागुन के महीना में इन 5 अगर क्षेत्रों का हम आपका यात्रा करते हैं और 5 महादेव का दर्शन कर लेते हैं, और दर्शन करके आप अंत में अपना उड़ीसा का जो आपका जगन्नाथ मंदिर है पुरी का, उसमें आप दर्शन कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं पंचकोशी की यात्रा। पीएससी का प्रश्न है ये। सब जगह पता है तुमको, चंपारण कहाँ है, फिंगेश्वर कहाँ है, कोपरा कहाँ है, पटेवा कहाँ है, बावनेश्वर कहाँ है, बावन थड़ी, बावन केरा बताया था। बावन केरा उन्हीं उसी के नाम के बावनेश्वर महादेव। पंचकोशी पीएससी का मजाक मत लेना, है सब बातें कहीं भी मैं चर्चा करते रहता हूं, तो चीजों को पकड़ने का प्रयास करना है आपको, समझ गए ना। भले ये भी नल वंश पढ़ रहे हैं, लेकिन जहां पर जो चीज जरूरी का रहता है उसको आपका डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके नॉलेज के लिए आपके काम का हो।
तो जैसे अपन राजिम के राज्योलोचन मंदिर को पढ़ रहे हैं, लेकिन राजिम में भले ही भगवान विष्णु का मंदिर है, लेकिन शैव धर्मावलंबी का केंद्र है राजिम, क्योंकि कुलेश्वर महादेव जो आपका राजिम में अपना महानदी और आपका जो तीनों नदियों का संगम है, संगम के बीच में जो मंदिर है उसको बोलते हैं आपका कुलेश्वर महादेव, और यही मंदिर आपका राजिम के स्थापना का आधार है। ओके, और उसी के आसपास जो 5 महादेव हैं, यही 5 महादेवों की यात्रा को पंचकोशी यात्रा के नाम से जानते हैं। 5 जगह पता है तुम लोगों को? पढ़े ना मैप में रे? ओके, तो नलवंशी राजा किस वंश के उपासक थे, ऐसा हमको कहीं पर लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। किसी किताब में आप पढ़ोगे कि कहीं पर पढ़ोगे कौन सा धर्म वाले हैं ये लोग, कहीं नहीं मिलेगा। आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, चूंकि वो लोग राजिम में राजीव लोचन का मंदिर बनाए हैं। राजीव लोचन जो भगवान विष्णु का मंदिर है, इसलिए कौन सा धर्म के रहे होंगे लोग? वैष्णव। ये हमारा अनुमान है। प्रश्न आता है तो ऐसा आंसर लगाना है। क्लियर? नलवंश के बारे में 2 जगह और याद रखना है आपको बस। कोंडा गांव के पास एडेंगा, एडेंगा करके जगह है। कोंडा गांव के बिल्कुल आपका 8 किलोमीटर की दूरी पर नलबाड़ी गांव है, नलबाड़ी, और वहीं पर है एडेंगा, केसकाल रोड में। नलबाड़ी इनकी अंतिम राजधानी है। ऐसा माना जाता है कि नलवंश अपने अंतिम समयों में अपने एक साम्राज्य से सिमटते सिमटते एक गांव में आपका तब्दील हो गया था। उसी गांव को बोलते हैं नलबाड़ी। ये जो एडेंगा बता रहा हूं मैं आपका, इसी एडेंगा से आपका हमको नलवंशी शासक बराहराज, बराहराज के 29 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। और बालोद जिला जो पड़े हैं करका भाटा, वहीं पर है कुलिया, कुलिया KULIA, कुलिया। किताब में कहीं पर पढ़ोगे दुर्ग जिला लिखा रहेगा, क्योंकि उस समय बालोद जिला नहीं था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। वर्तमान दुर्ग मत लगाना, बालोद। इन 2 जगहों से हमको नल वंश के 4 राजाओं के सिक्के मिले हैं। पहला राजा बराहराज, दूसरा भवदत्त वर्मा, तीसरा अर्थपति भट्टारक, और चौथा स्कंद वर्मा। ये 4 राजा हैं जो स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। ये चारों का नाम क्रम से याद रखना है। और इसमें से आपका पहला जो राजा था बराहराज, इसकी 29 स्वर्ण मुद्राएं हमको एडेंगा नामक जगह से मिली हैं। 29 स्वर्ण मुद्राएं मिलना इस बात का द्योतक है कि इनके शासनकाल में सोने का सिक्का चलता था। अब कोई राजा सोने का सिक्का तभी चलाएगा जब वह राजा बहुत समृद्ध हो, जो कि इनके समृद्धि का परिचायक है। इस प्रकार से नलवंशी राजा आपका प्राचीन छत्तीसगढ़ के बस्तर के इतिहास में सोने का सिक्का जारी किए थे, और ये बहुत ही समृद्धशाली शासकों में आपका इनकी वर्णन या गिनती होता था। इस बात की जानकारी हमको, यह प्रमाण हमारे पास यह है कि ये लोग सोने का सिक्का जारी किए थे। बस नल वंश के बारे में आपको इतनी जानकारी याद रखना है। छिंदक नागवंश में सबसे पहली बात याद रखना है आपको, राजा सोमेश्वर देव सबसे प्रतापी शासक, सबसे महत्वपूर्ण शासक यही थे। सोमेश्वर देव पढ़े ना पान? सोमेश्वर देव जिस समय आपका छिंदक नागवंश के, इस समय हमारे बस्तर को आपका चक्रकोट बोलते थे। चक्रकोट, बस्तर का नाम महाकांतार से बदल करके चित्रकोट,
चित्रकूट का पुराना नाम ही चक्रकोट है। चक्रकोट से ही चित्रकूट हुआ है। लोहांडीगुड़ा, चित्रकूट वाटरफॉल उसी से हुआ है। तो इनकी प्राचीन राजधानी भी क्या था आपका? भ्रमरकोट। चित्रकूट और भ्रमरकोट। तो उस समय बस्तर को चक्रकोट के नाम से जानते थे। नल वंश के शासनकाल में महाकांतार नाम था। छिंदक नाग वंश के शासनकाल में चक्रकोट हो गया। तो चक्रकोट का सबसे प्रतापी शासक था आपका सोमेश्वर देव। और जिस समय सोमेश्वर देव यहाँ के शासक था, राजा था, उसी समय हमारे छत्तीसगढ़ के शासक थे जाजल्य देव, जो जांजगीर शहर बसाए। कलचुरी शासक पढ़ेंगे अभी हम लोग। ओके, दोनों के दोनों आपका जाजल्य देव भी कलचुरी राजाओं में फेमस शासक। अब जब दो आपका शेर आसपास रहेंगे तो दोनों गरजेंगे ही, दोनों आपस में भिड़ेंगे ही, पक्का बात है। दोनों एक दूसरे के साम्राज्य को, कभी एक दूसरे के आपका सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके बीच लड़ाई होना जायज है। हमेशा ऐसा हुआ इतिहास में। तो छत्तीसगढ़ या तात्कालिक कलचुरी शासक अपना आपका जाजल देव और भ्रमटकोट के छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव की लड़ाई हुआ था। और इस लड़ाई में सोमेश्वर देव पराजित हुए थे। सोमेश्वर देव की मां का नाम गुंड महादेवी था। गुंड महादेवी सोमेश्वर देव की मां थी। राजा जाजल्य देव ने सोमेश्वर देव को युद्ध में हराया और हरा करके संपूर्ण परिवार को, पति पत्नी मां सबको आपका कैद करके जेल में डाल दिए थे। लेकिन जब आपका सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी ने जाजल देव से आग्रह किया कि भाई आप हमको आपका रिहा करें, तो उनके अनुग्रह पर, उनके आपका आवेदन करने पर जाजल देव सब परिवार को रिहा कर दिए थे। जाजल देव के द्वारा गुंड महादेवी के आग्रह करने पर सोमेश्वर देव और सब परिवार को रिहा कर देना हमारे आपका कलचुरी शासन काल में इस बात का द्योतक है कि कलचुरी शासन के काल में कलचुरी राजाओं के दरबार में, कलचुरी राजाओं के मतलब आपका अनुसार, उनके वो कलचुरी शासक जो थे, महिलाओं के प्रति आपका उनमें आदर और सम्मान की भाव थी। उस समय महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार होता था, क्योंकि एक माता के अनुग्रह करने पर उनको रिहा कर देना एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपका एक पूरे राजा को सिर्फ एक महिला के अनुग्रह करने पर रिहा कर देना कोई सामान्य बात नहीं है। जिसको इतना बड़े युद्ध में जीत करके आपने कैद किया है, उसको सिर्फ एक महिला के कहने पे आपने छोड़ दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने उस माता के अनुग्रह को, उसके आपका आवेदन को, उसके निवेदन को ठुकरा नहीं पाए, क्योंकि महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव था। और ये हमारे आपका पीएससी मेंस वगैरह के एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कहीं पर भी लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा कि कलचुरी शासन काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। लेकिन हमको ये जो घटना हुआ था, ये जो आपका जाजल देव का व्यवहार था, इस व्यवहार से आपको अनुमान लगाना होगा कि उनके शासन काल में महिलाओं के प्रति सम्मानजनक स्थिति था। तो गुंड महादेवी के बारे में आपको याद रखना है। ये सोमेश्वर देव की माता थी। और मासक देवी, मासक देवी सोमेश्वर देव की बहन थी, जो कि सोमेश्वर देव को उनके शासन करने में काफी हद तक मदद करती थी। सोमेश्वर देव को अपनी बहन का आपका सहयोग प्राप्त था। और जिस नागवंशी कन्या ने
शासन प्रशासन में को समझ करके आपका सोमेश्वर देव के शासन में हाथ बटाई थी, उनका नाम था मासक देवी। अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव थे। हरिश्चंद्र देव बहुत ही बूढ़े शासक थे, वृद्ध हो गए थे, उम्र दराज थे। और जिस समय आपका हरिश्चंद्र देव चक्रकोट बस्तर के शासक थे, उस समय की यदि हम बात करें, जैसे कि आपका बस्तर है ये, तो बस्तर के जस्ट नीचे, जिसको आज हम लोग तेलंगाना बोलते हैं, इस तेलंगाना में शासन चल रहा था आपका। इस तेलंगाना का उस समय नाम था वारंगल। वारंगल बोलते थे। और वारंगल में शासन था प्रताप रुद्र देव का। देखो 1921 से 1891 से 1921 जो पढ़े हैं ना अपन, वो रुद्र प्रताप देव है। ये जो बता रहा हूं, इनका नाम प्रताप रुद्र देव। ओके, वारंगल के शासक थे, काकती वंश के शासक। ओके, 1324 1290 से लेकर 1320, 1290 से लेकर 1320, ये जो काल है, इस कालखंड में हमारे भारत में शासन चल रहा था आपका अपना दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में देखोगे आपका, ये जैसे कि अपना इंडिया है, ये अपना दिल्ली, और दिल्ली में दिल्ली सल्तनत चल रहा था। दिल्ली सल्तनत में 1290 से 1320, ये 1320 एक खिलजी वंश का शासन था, जिसमें 1296 से लेकर 1316 अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को जीतना चाहता था, और इसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण के अभियान में भेजा था। ओके, मलिक काफूर जो है आपका, ये गुजरात है, वहां से देवगिरी, और देवगिरी से वारंगल, ये हमारा छत्तीसगढ़। वारंगल पे आक्रमण किया। मलिक काफूर के अभियान और मलिक काफूर के क्षमता से प्रताप रुद्रदेव पहले से परिचित था कि किस प्रकार से मलिक काफूर रौंदते हुए आपका राजाओं को जीतते हुए आ रहा है करके। इसलिए आपका उसने ज्यादा उसका प्रतिरोध नहीं किया, और उसने क्या किया, अपने खुद के आपका एक मूर्ति बनवाया, और उस मूर्ति को सोने के जंजीरों से लपेटा, और लपेट करके जाकर के आपका अपना मलिक काफूर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध नहीं किया प्रताप रुद्रदेव। और इसी का छोटा भाई था अन्नम देव। अन्नम देव ने अपने बड़े भाई के रास्ते का अनुकरण नहीं किया, और उसने आपका समर्पण करने के बदले या सरेंडर करने के बदले वो किया गया, वारंगल से भाग करके हमारे छत्तीसगढ़ आ गया। एक सेना की छोटी टुकड़ी को पकड़ा और छत्तीसगढ़ में घुस गया, बस्तर में। इस समय बस्तर में छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र का शासन चल रहा था। हरिश्चंद्र देव, मैं अभी बताया आप लोगों को कि बहुत बूढ़े व्यक्ति थे, अब उनमें क्षमता नहीं बची हुई थी। वो भी आपका अन्नम देव का सामना करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी बेटी थी चमेली देवी।
चमेली देवी, जिनको हम आपका नागवंशी वीरांगना के नाम से जानते हैं। चमेली देवी ने आपका अपने पिता के रास्ते का अनुकरण नहीं किया। उन्होंने आपका एक वीरांगना बेटी की भांति अन्नम देव का सामना करने की योजना बनाई और उन्होंने अन्नम देव का युद्ध में सामना किया और युद्ध में सामना करके अन्नम देव से युद्ध किया। और जब अन्नम देव आपका चमेली देवी को पराजित किया, तब आपका अन्नम देव ने हमारे छत्तीसगढ़ या बस्तर में काकती वंश की स्थापना किया। तो 3 महिलाएं हो गई। एक तो आपका गुंड महादेवी, जो कि आपका सोमेश्वर देव की मां थी, जिनके अनुग्रह करने पर जाजल्य देव ने उनको सपरिवार रिहा किया था। दूसरी मासक देवी, जिनका शासन प्रशासन में आपका हस्तक्षेप था, जो शासन प्रशासन के बारे में व्यापक जानकारी रखती थी। और तीसरी चमेली देवी, जो कि आपका हरिश्चंद्र देव की बेटी थी और जिन्होंने आपका काकती नरेश अन्नम देव का सामना किया था। ये तीनों का नाम विशेष करके याद रखना है, एक साथ याद रखना तीनों के नाम को। तीनों के नाम का उल्लेख तुम्हारे नोट्स में है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। ओके, लेकिन इन कहानियों को थोड़ा सा आपका जोड़ के याद रखना है, चीजें याद रहती हैं। तीनों नाम याद हुआ? तो ये 3 नाम हो गया। जिस समय सोमेश्वर देव थे, उसके पहले मधुरांतक देव थे और उसके पहले धारावर्ष। तो धारावर्ष के समय में बारसूर में चंद्रादित्य उनका सेनापति था, बताया था पहले आप लोगों को मैं चंद्रादित्य के बारे में। और उस समय आपका जो भी बारसूर के मामा भाषा का मंदिर से लेके 32 मंदिर तक, बड़ा गणेश से लेके आपका तुम्हारा बारसूर के तालाब तक, ये सब के सब जो धरोहर हैं हमारे पास, ये सब धारावर्ष के शासनकाल के आपका नागवंशी धरोहर हैं, ये याद रखना है। ओके, मधुरांतक देव जब शासक बने, तब उनके शासनकाल में आपका ये जो नागवंशी आपका रियासत था, 2 भागों में बट गया। इंद्रावती के ऊपर वाला भाग चित्रकूट कहलाया, चक्रकोट, और उसी के नीचे वाले भाग को बोलते थे भ्रमरकोट। और इस प्रकार से 2 हिस्सों में बट गया था। इन 2 बटे हुए हिस्सों को जीत करके फिर से आपका नागवंशी रियासत को एकीकरण करने का श्रेय जाता है आपका सोमेश्वर देव को। इसलिए सोमेश्वर देव को नागवंशी राजाओं में सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण शासक के नाम से जानते हैं। बस इतना याद रखना है आपको नागवंश के बारे में। बाकी संस्थापक नृपति भूषण थे या और जो बातें हैं वो तो जान रहे हो आप लोग। मेन जो यहां से प्रश्न आएगा, सोमेश्वर देव, ये नागवंशी कन्याएं, और जो आपका कुरुषपाल अभिलेख, ओके, कुरुषपाल अभिलेख और इर्राकोट अभिलेख, 2 अभिलेख आपका नागवंशी अभिलेख है। ओके, और एक नारायण पाल का मंदिर जो लोहांडी गुड़ा के पास है, नारायण पाल, पहले जिसको नारायणपुर बोलते थे, नारायण पाल, नारायणपुर, आजकल आपका नारायण पाल कहलाता है, पहले इसका नाम नारायणपुर था। ओके, अल्टीमेट आपको ये कहा जाए कि दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी देवी के मंदिर को छोड़ करके बस्तर अंचल में कोई भी आपका ऐतिहासिक धरोहर के बारे में आपसे प्रश्न किया तो लगाना है छिंदक नागवंश, क्योंकि नागवंशियों ने ही आपका मंदिर अंदिर इस प्रकार की चीजों को बनवाया है। बाकी नल वंश का भी नहीं है और न ही आपका काकती वंश का नहीं है। नल वंश का एक ठो है राजलोचन मंदिर, बता दिया तुम लोगों को मैं। ओके, और आपका काकती राजवंश का एक ठो है आपका सिर्फ दंतेश्वरी मंदिर। बाकी जो बारसूर वाला है कि नारायण पाल वाला है और भी जो आपका अभिलेख अगर मिले हैं, सब कौन सा मारना है? छिंदक नागवंश। नहीं भी मिलेगा, अनुमान में लगाना है तो छिंदक नागवंश ही मारना है, क्योंकि इन्होंने ही आपका वास्तुकला, पुरातत्व आदि पर आपका मतलब ध्यान दिया था और इन्हीं के काल में आपका इन सब चीजों की रचना या निर्माण हुई है। ओके, बाकी बातों को मैं आपको उसमें उल्लेखित कर दिया हूं, ज्यादा चीजों को आपको उसमें और जबरदस्ती लिखना नहीं है। एकदम कहीं भी कोई भी जानकारी मिल जाता है तो मैं लिख डालूं, कोई मतलब का नहीं है। आपको मैं बता दे रहा हूं, आपका यहां से प्रश्न आने का जो आपका बेस है, जब तक कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास नहीं रहेगा तो प्रश्न नहीं करेगा वो, क्योंकि आपका दावा आपत्ति का समय चल रहा है। इसलिए कहीं भी पेपर में या समाचार पत्रों में
का आपको कोई जानकारी मिल जाता है तो आप जबरदस्ती की अरे यार समाचार पत्र में आया था करके लिख मत लेना उसको, क्योंकि उसका हमारे पास कोई प्रमाणिक तथ्य या जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं पूछेगा उसको, तो कल उसको प्रूफ करने में दिक्कत जाएगा, पूछ भी दिया तो, समझे ना। इसलिए जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन उठा रहा है वो जो एकदम जिसके लिए ऑथेंटिक सोर्स है, ताकि कल आपका दावा आपत्ति से पीएससी अपने आप को बचा सके। ओके, इसलिए कहीं भी उल्टा पुल्टा जानकारी पेपर पर मात्र रहता है ना मनमाना, तो ऐसा को लिख मत लेना जब तक एकदम सोर्स अपने आपके पास नहीं है तब तक। ओके, चले आगे। बाकी जो काकतीय राजवंश है, बस्तर में काकतीय राजवंश, जो अब मैं तुम लोगों को आपका काकतीय शासकों के शासनकाल का जितना अपना विद्रोह कल बताया था, सबसे महत्वपूर्ण वो विद्रोह है। इनके शासनकाल में लोग कोई मंदिर बनाए नहीं है, किसी से लड़े नहीं है, कोई बिल्डिंग महल वहल बनवाए वाली बात नहीं है, बस जो भी है आपका विद्रोह। विद्रोह के बारे में जो हलवा विद्रोह बताया था मैं कल, हलवा विद्रोह के बारे में याद रखना है कि ये जो विद्रोह है आपका बस्तर का पहला आदिवासी विद्रोह है। इस विद्रोह के बारे में विशेष करके याद रखना कि हलवा जाति के लोग अजमेर सिंह के समर्थक थे और इस युद्ध में अजमेर सिंह की ओर से बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाले हलवा लोग थे। इस युद्ध में ऐसा स्थिति पैदा हो गया था कि हलवाओं को आपका दरियादेव, मराठा शासक और अंग्रेज चुन चुन करके खोज खोज करके मारने की आपका मूड में आ गए थे, इतना हलवाओं का विनाश किए थे। यहां तक कि बस्तर अंचल को हलवा मुक्त कर देने की आपका ध्येय था, इसलिए यह विद्रोह हलवा विद्रोह के नाम से जानता है। तो इसमें हलवा लोग भाग लिए थे, विशेष याद रखना है, इसलिए हलवा विद्रोह कहलाता है। जबकि अपना जो आपका 24-25 का गेन सी का विद्रोह था, उसमें भाग लेने वाले लोग अबू जुमाड़िया थे। जबकि 1876 के मुड़िया विद्रोह में मुख्य रूप से मुड़िया लोग भाग लिए थे। ये तीनों कौन से जाति के लोग भाग लिए थे प्रश्न आता है। ओके, भूमकाल का जो विद्रोह हुआ, इसमें अंग्रेज लोग आपका इतना आतंक मचाते थे आप अपना आदिवासियों के ऊपर कि आदिवासियों का एकजुट होकर के कहीं पर विद्रोह करना बहुत कठिन होता था। इसलिए धावड़ा, धौरा वृक्ष बोलते हैं, धौरा, धौरा जंगली पौधे, एक पेड़ का नाम है, वृक्ष का नाम है धौरा पेड़, जिसको धावड़ा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपका गांव के भाषा में धौरा बोलते हैं, धौरा। धवल, धौरा माने धवल, सफेद। धौरा वृक्ष के पत्तियां, धौरा वृक्ष के टहनियां, इस परलकोट के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आजकल हमारा कहीं पर कोई सभा, सम्मेलन, सेमिनार होता है तो अपन लोगो लगाते हैं ना आप, जिसको देख के जान जाते हैं कि भाई ये इसका पार्टिसिपेंट है करके। ऐसे ही धावड़ा वृक्ष के पत्तियों को, टहनियों को जो पकड़ा है या दिखा दिया, मतलब वो आपका विद्रोही है। ये उसका प्रतीक चिन्ह था, क्योंकि गुपचुप तरीके से लोगों को आपका आपस में मिलने की जरूरत थी। जब इकट्ठे मिलते थे तो अंग्रेजों को पता चल जाता था, तो अंग्रेज समय रहते आपका उस विद्रोह के प्रति अवेयर हो जाते थे और विद्रोह के विद्रोहियों को पकड़ के जेल में डाल देते थे। इसलिए ये लोग क्या किए थे आपका, भैया तू चुपचाप एक टोकन रखे रहा, तेरे पास ये पत्ती तू दिखाएगा मतलब विद्रोही है, और नहीं तो फिर नहीं है। इससे वो लोग मुखबिरी करने वाले या जो आपका उसके विरोध करने वाले लोग थे उसको पहचानते थे, उसी को बोलते हैं उसका प्रतीक चिन्ह। तो धावड़ा वृक्ष की टहनियां, धावड़ा वृक्ष के पत्तियां, ये परलकोट विद्रोह का आपका सिंबल था। जबकि
भूमकाल विद्रोह की में आम के पत्ते, आम की टहनियां सिंबल बनाया गया था। दोनों का सिंबल याद रखना है। ओके, भूमकाल विद्रोह में आम के टहनी में अगर मिट्टी का ढेला बंधा हुआ है तब उसको आपका आम के तो टहनी होता है, कोई भी वृक्ष का जो टहनी होता है, टहनी को हमारे गांव में डारा बोलते हैं। डारा, जैसे बकरी डारा खातेगा ऐसा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में, डारा बोलते हैं। तो डारा मिरी ये एक्चुअल में आपका भूमकाल विद्रोह का सिंबल था। डारा मिरी से आशय था आम के टहनियों में बंधा हुआ मिट्टी का ढेला एक साथ दोनों अगर है तब उसको बोलते थे डारा मिरी। लेकिन पर्टिकुलर आपका इसका प्रतीक चिन्ह अलग अलग देखा जाए तो अलग अलग में एक तो था आम के टहनियां, एक था मिट्टी का ढेला, एक था लाल मिर्ची और एक था धनुष बाण और एक था आपका आम की टहनियां। ये 5 अलग अलग आपका तुम्हारा सिंबल रखा गया था। मेन सिंबल था डारा मिरी। अगर एक चुनने के लिए बोलेगा तो लगाना है आम की टहनी। अगर ग्रुप में दे दिया तो ये सब रहेगा। लाल मिर्ची भी था, धनुष बाण भी था, आम की टहनी भी था और मिट्टी का ढेला। ढेला माने पत्थर, मिट्टी के टुकड़े क्या बोलते हैं अपन? ढेला। गांव में टूरी लोग ढेला से मारते हैं, समझे रे टूरी लोग? ढेला समझे? तू तो अंग्रेज है ना, अंग्रेजी में ढेला क्या बोलते हैं? काउ स्टोन, पीस ऑफ स्टोन कैसे बोलेंगे? ढेला माने ढेला। पत्थर से मारे कैसे होगा? पत्थर माने पत्थर, ढेला ढेला क्या बोलेंगे? कल खोज के बता, तेरे अंग्रेजों को फोन लगा लंदन कि ढेला को क्या बोलते हैं। कैसे यार, तब तो बनेगा। तू तो हमको अंग्रेजी का हिंदी पूछते रहती है, अब तू मेरे को हिंदी का अंग्रेजी बता, ढेला माने क्या होता है? कैसे यार, तू भी अंग्रेज है रे? आज फोन लगाना, ठीक है? कल बताना मेरे को। अंग्रेज लोग जिसको नहीं जाने ना उसको ढेला का ढेला लिख दी, समझे? किसका उपयोग नहीं करते थे? अंग्रेज लोगों को उससे ज्यादा मतलब था, क्योंकि ढेला से मार खाते थे लोग, समझे? हाँ, तो ये सब याद रखना भैया। हर विद्रोह का पूरा कहानी आपको पूछेगा ऐसा नहीं होता। विद्रोह के कोई भी घटनाक्रम है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो क्वेश्चन बनता है। इसलिए सारे विद्रोह के सब चीजों को मैं लड़ डालूं ये कहीं से बुद्धिमानी नहीं है। जैसे ये परलकोट विद्रोह में सिंबल जो है वो महत्वपूर्ण है, हर विद्रोह का सिंबल था, लेकिन सबका सिंबल काम का ऐसा नहीं। भूमकाल विद्रोह के सिंबल काम का है। ओके ओके, तो ये दोनों का सिंबल आपको याद रखना है। जो अपना आपका मेरिया विद्रोह था, नर बलि प्रथा, जो आदिवासियों में नर बलि देने की प्रथा थी, अंग्रेज लोग जब भारत आए तो भारत में पुनर्जागरण, रीन्यूसेंस लाने वाले कौन है? आपका अंग्रेज हैं। वो यहाँ पर जो भी अमानवीय प्रथा परंपराएं थी उन प्रथा परंपराओं पर प्रतिबंध लगाना, कानून के माध्यम से उनको रोकना अंग्रेज लोगों की नीति था। जब उन्होंने देखा भाई कि यहाँ पर आपका लोगों का, आपका मंदिरों में या कोई भी आपका तीज त्योहार में आपका विभिन्न प्रकार क्रियाकलापों में बच्चों का, महिलाओं का बलि चढ़ा रहे हैं, ये एक अमानवीय क्रियाकलाप था। इसको देख करके अंग्रेज यहाँ पर आपका इस प्रथा परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिए कानून से। लेकिन हमारे आदिवासियों को महसूस हुआ भाई कि हमारा जो सदियों परंपरा चले आ रही है उस पर आपका अंग्रेज जबरन दखलंदाजी कर रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ। और उन्होंने इस जो आपका घटना थी, ये जो आपका
अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, उसका अगेंस्ट में विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, उसी को बोलते हैं मेरिया विद्रोह। इस मेरिया विद्रोह में जो आपका अंग्रेज कैप्टन था, जिन्होंने विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उस कैप्टन का नाम है कर्नल कैंपबेल। सब में अंग्रेज सेनापति थे, लेकिन सबका काम का नहीं है, इसका याद रखना, कर्नल कैंपबेल। ओके, मुड़िया विद्रोह में कल बताया था मैं कि गोपीनाथ कपड़दार, बताया था रे, तो नहीं बताया था? रानी सुबरन कुंवर देवी, बताया था कि नहीं रे? अरे रानी सुबरन कुंवर देवी तुम हमको पुरस्कार पढ़ाओ ना, पुरस्कार वही रानी है, ये भैरम देव की पटरानी, भैरम देव की पटरानी थी आपका। इनका समाज अपना दरबार में, राजमहल में इनको यथोचित सम्मान नहीं मिलता था, उपेक्षित थी। इनको दरबार में, राजमहल में राजाओं की तरफ से उपेक्षित थी, लेकिन आम जनता में बहुत लोकप्रिय थी, जनता इनको चाहती थी। तो जनता ये चाहती थी कि उनकी रानी को सम्मान मिले, दरबार में सम्मान मिले, एक बात। और उस समय बस्तर रियासत में राजा जो होता था, राजा के प्रधानमंत्री को बोलते थे दीवान। उस समय प्रधानमंत्री का जो पद था वो दीवान कहलाता था। और शासन प्रशासन, जैसे आज हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री समस्त कार्यों को संपादित करते हैं, और राष्ट्रपति एक रबरी मुहर होते हैं बस, वैसे राजा एक मुहर होता था, मेन होता था प्रधानमंत्री, जो इन कार्यों को अंजाम देता था। ये प्रधानमंत्री जो गोपीनाथ कपड़दार था, ये बाहरी व्यक्ति था। अंग्रेज लोग गोपीनाथ कपड़दार को अपने समर्थक के रूप में वहां पर दीवान बना के बैठाए थे। ओके, और दूसरा दीवान याद रखना है बैजनाथ पंडा। ये बैजनाथ पंडा भूमकाल विद्रोह के समय बस्तर रियासत का दीवान था। दो दीवान का नाम याद रखना है डियर। 76 में जो था उसका नाम गोपीनाथ कपड़दार, और भूमकाल विद्रोह के समय जो दीवान था बैजनाथ पंडा। ये दोनों अंग्रेजों के समर्थक थे। अंग्रेज लोग अपने अपने समर्थकों को वहां पर आपका दीवान बनाए थे, ताकि आपका अंग्रेजों को आपका सहयोग मिल सके। और ये बाहरी व्यक्ति थे, बाहरी व्यक्ति होने के नाते आपका आदिवासी इनको चाहते नहीं थे, आदिवासियों के आपका लोकप्रिय नहीं थे, आदिवासी का ये उत्पीड़न करते थे, शोषण करते थे, एक्सप्लॉइटेशन करते थे। उनके उत्पीड़न से आपका आदिवासी त्रस्त थे, और आदिवासी चाहते थे कि ये जो गोपीनाथ कपड़दार है इसको मंत्री के पद से हटाया जाए। ऐसा ही बैजनाथ पंडा के समय भी था। भूमकाल विद्रोह का भी एक उद्देश्य बैजनाथ पंडा को हटाना था। मुड़िया विद्रोह का भी एक उद्देश्य बैजनाथ पंडा अपना गोपीनाथ कपड़दार को हटाना था। और दोनों ही विद्रोह में आपका महारानी थी सुबरन कुंवर देवी। दोनों ही आपका विद्रोह में एक उद्देश्य था, रानी सुबरन कुंवर देवी को दरबार में, महल में सम्मान दिलाना। ओके, लेकिन जब अपना भूमकाल विद्रोह में हम आते हैं, तो भूमकाल विद्रोह इतना बड़ा रूप ले लिया, सभी जनजाति के लोग भाग लिए, पूरे बस्तर अंचल के लोग भाग लिए, बस्तर बस्तर वासियों का है नारा दिए, अब बस्तर का स्वतंत्रता संघर्ष बन गया। ये बस्तर से अंग्रेजों को हटाना इसका लक्ष्य बन गया।
जबकि यह विद्रोह शुरुआती दौर पर रानी सुबरन कुंवर देवी को सम्मान दिलाना, बैजनाथ पंडा को आपका दीवान के पद से हटाना, लाल कालिंद्र सिंह जो बस्तर के आदिवासियों में सबसे लोकप्रिय थे, लाल कालिंद्र सिंह को बस्तर का दीवान बनाना। नामों को रटना पड़ेगा। लाल कालिंद्र सिंह आदिवासियों में लोकप्रिय थे, इनको दीवान बनाना, बैजनाथ पंडा को हटाना, इन उद्देश्यों के साथ शुरू हुआ था। बस्तर के पास एक गांव है पूसपाल करके गांव है। पूसपाल बाजार को जाकर के विद्रोही लोग लूट डाले 1910 में, और इस पूसपाल बाजार को लूटने के घटना के साथ भूमकाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था। प्रश्न आ चुका है, पूसपाल एक गांव, पाल जानते हो, बस्तर में सब गांव का नाम पाल ही है। पूसपाल नामक एक गांव था जहां पर बाजार थी, उस बाजार को विद्रोही लोग जाके लूट डाले, और इस लूटने की घटना से आपका यह विद्रोह जन्म लिया। यह विद्रोह किसी एक जनजाति के द्वारा, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा किया गया विद्रोह नहीं था, बल्कि इसमें संपूर्ण बस्तर के जनजाति भाग लिए थे। ओके, यह किसी जाति विशेष के उद्देश्यों के तक सीमित नहीं था। पूरे बस्तर अंचल को आपका अंग्रेजों को वहां का हटा करके, वहां सिर्फ अंग्रेजों को हटाना नहीं, वहां से जैसे बैजनाथ पंडा को हटा दो, लाल कालिंद्र सिंह को हमारा दीवान बनाओ, कहने का मतलब बस्तर हमारा है, हम लोग शासन करेंगे, ये इसका उद्देश्य था। इसी को बोलते हैं बस्तर का स्वाधीनता संग्राम। और इसके नेता थे धुरवा जनजाति के नेता नार के, नगर नार के पास एक गांव है नेता नार। इस नेता नार के धुरवा आदिवासी थे गुंडाधुर इसके नेता थे। 1856 में जिस समय आपका लॉर्ड डलहौजी का शासन खत्म हुआ और लॉर्ड कैनिंग का शासन आया, तो एक बंदूक आया था। कौन सा बंदूक? एनफील्ड राइफल। नाम सुना रे? तूने इतिहास पढ़ लिया ना? भारत इतिहास पूरा हो गया? अभी तक नहीं हुआ है? मानन हो गया? क्या नहीं हुआ है इतिहास में रे? एंशिएंट और पूरा बचा है। हमारा इतिहास चल रहा था ना, बीच में रुक गया है। चलो, अभी तो समय है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब विषय आपको बहुत ज्यादा समय उनको देना भी नहीं है। क्वेश्चन कम आता है, मेन तो ये है छत्तीसगढ़। आप इसको मारो फोकस, जितना एक शब्द मुंह से बोलता हूं रटना है उसको। एक शब्द तुमको क्लास में ऐसा मैं नहीं बोलूंगा जो तुम्हारे काम का ना हो। हाँ, क्वेश्चन भी वैसा है, 50 क्वेश्चन आएगा। गुंडाधुर के बारे में वैसी एनफील्ड राइफल टाइप का एक कोटेशन था। एनफील्ड राइफल के बारे में हमारे लोगों का विचार था कि ये नीली टोपी वाली बंदूक बोलते थे उसको। बोले ससुर नीली टोपी वाली बंदूक जो पलक झपकते ही आदमी की जान लेता है, ऐसा टाइप का आपका एक ठो हवा मच गई थी आपका लोगों में।
1857 की क्रांति का असफल होने का बहुत बड़ा कारण था ये। वैसे गुंडाधुर को बोलते हैं कि ऐसा आदमी था कि पलक झपकते ही कौन से गांव से कौन से गांव में रहेगा पता नहीं चला, अंग्रेजों को पता नहीं चलता था। सही में वैसा आदमी भी था ये। आज जिस द्रुत गति से हम लोग आपका अपने मोटर कारों से यात्रा करते हैं ना, वो आदिवासी आपका तुम्हारा इतना घना जंगल में आज भी बस्तर के दो गांवों के बीच में कोई संपर्क सूत्र नहीं है। लेकिन आपका गुंडाधुर के बारे में ऐसी कहानी और किंवदंतियां प्रचलित है बस्तर में कि अभी अभी आप देखे रहेंगे कि आपका किसी गांव में आपका बैठ करके मीटिंग ले रहा है और अगले गांव में अगले पल में कहा होता था किसी और गांव में। देवता टाइप का आपका उनका लोग बोलते थे कि आपका गायब हो जाते हैं अचानक और आपका फिर प्रकट हो जाते हैं। ऐसा टाइप का नेतृत्व करता थे वो। तभी तो उनके नाम से आपका कोई खिलाड़ी थोड़े थे जो खेल रत्न पुरस्कार नाम रखा गया है। ऐसा एक बहुत ही आपका अद्भुत और वीरांगना व्यक्तित्व थे आपका। इस कारण से उनको आपका इतना जगह मिला है। तो गुंडाधुर का ऐसा नेतृत्व था भूमकाल विद्रोह में कि अंग्रेज लोग आपका भले ही वो नीली टोपी वाले बंदूक को लेके घूमते थे, लेकिन अंग्रेजों को डर था कब ससुर पीछे से कब आ जाएगा क्या मालूम। इतना घबराए हुए रहते थे गुंडाधुर के नाम से। देवता टाइप का उठा के ले जाएगा ऐसा टाइप का लगता था। इतना महान पर्सनालिटी थी कौन आपका गुंडाधुर। लेकिन गद्दार हर युगों में पैदा हुए हैं और हर जगह पैदा हुए हैं। गद्दारों की कमी नहीं है दुनिया में, जानते तो कैसे रहे। तेरे गांव का नाम क्या है? जिपन। ये जिपन भूलना मत भाई, प्रश्न आ चुका है सबसे। जिपन इसका गांव बहुत काम का है ना। तो इसका मतलब हमारे गांव काम का नहीं है। देख रहे हो? हाँ हाँ, देखना ये बोल रही है कि मेरा गांव काम का है लेकिन आप लोगों का गांव काम का नहीं। ऐसा है क्या? ऐसा मत बोलना रे जिपन, कैसे यार। ओके, तो अपना सोनू मांझी, सोनू मांझी नामक एक आदमी था ससुर गद्दार। गद्दारों गद्दार बोलना, थे तो थे। इतिहास बदल जाने से आदमी का रोल थोड़ी बदल जाएगा। जो करके चला गया भैया। तो गद्दार था तो था। कौन नाम था रे? सोनू मांझी। ये बेचारे बढ़िया मजा का व्यवस्था बनाए थे। ये तुम्हारा आपका डारा मीरी, आम की टहनी, आम का पत्ता, ये सब आपको गोपनीय रूप से अपना बांट बांट करके क्या करते थे आपका इकट्ठा होते थे। इनके पास कोई बहुत बड़ा आपका बंदूक की आपका तुम्हारा मिसाइल तो था नहीं कि आपका अंग्रेजों के साथ लड़े। ये लोग अपने परंपरागत धनुष बाणी, धनुष बाण, लाठी आदि के माध्यम से युद्ध करते थे। तो ये लोग आपका जिस प्रकार से नक्सलाइट लोग गुरेल्ला वार करते हैं अभी वर्तमान में, छिप करके युद्ध करने की कला, यही छिप करके युद्ध करने की कला में बस्तर के आदिवासी गुंडाधुर के साथी जो है निपुण थे, जिससे अंग्रेजों की छक्का छूटती थी एकदम। भयंकर आतंक में रहते थे अंग्रेज लोग कि भगवान जाने किधर से आ जाएंगे ससुर। जैसे कि आपका शिवाजी की आपका पागा सेना थी। ओके, कब किधर से कौन सी पहाड़ी से अचानक टिड्डी दल पे उतरता था ना ऐसे करके, तो औरंगजेब के सेना फाड़ देते थे। इतना विशाल सेना औरंगजेब का खड़ा है, औरंगजेब की पूरी सेना आपका लाखों लाखों सेना। लेकिन शिवाजी की सेना किस पहाड़ी से किधर से अचानक घुसेगी ना, कोई दुनिया का आपका तुम्हारा भविष्यवाणी करने वाला कोई मशीन नहीं था भैया। यही तो आपको शिवाजी के वीरता का या देश में मराठा शासन स्थापित करने का आधार था। वैसे ही आपका तुम्हारा भूमकाल विद्रोह था। लेकिन ये ससुर सोनू मांझी जो है आपका चुपचाप जाके गद्दारी कर दिया कि आज जो है इस जगह पर इतना टाइम ये लोग इकट्ठा होने वाले हैं। अंग्रेज लोग छिप के बैठे थे भैया, पहले से बंदूक तान के फंस गए आदिवासी। और इस प्रकार से आपका भूमकाल विद्रोह क्या हुआ? समाप्त। गुंडाधुर हालांकि आपका मारे नहीं गए, गिरफ्तार नहीं हुए, आपका तुम्हारा गायब हो गए, लेकिन आपका भूमकाल विद्रोह क्या हो गया? समाप्त। लेकिन भूमकाल विद्रोह ने जिस प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना और जिस प्रकार के आपका तुम्हारा जागरूकता लाई थी बस्तर अंचल में,
किसके कारण से आने वाले युगों युगों तक आपका इस विद्रोह का अपना विशेष महत्व रहेगा। ये याद रखना, आपका भूमकाल का विद्रोह। कितने से प्रश्न तुमको पूछेगा डियर?